नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। कृषि क्षेत्र में सुधारों का मुख्य बल ऐसी कृषि अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है जो बढ़ती आबादी को खाद्य एवं पोषण उपलब्ध करा सके, साथ ही देश के बढ़ते औद्योगिक आधार को भी कच्चा माल मुहैया करा सके। इन सभी के साथ साथ निर्यात के लिए भी अधिक से अधिक अन्न उपजा सके, और तभी तो हम कह सकते हैं कि हमारा हो रहा है चौतरफा विकास। किसान भाइयों, ये सभी तभी संभव है जब आप सभी तक कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों की जानकारियां और सुझाव पहुंचेंगे, और यही करते हैं हम कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से। आज के अंक में भी हम आपके लिए कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण कृषि संबंधी जानकारियां और सुझाव लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। बीटी कपास बीज पर रॉयल्टी सीमा तय, किसान सभा में कृषि का वार्षिक प्लान तैयार, प्रदेश में संभागीय बैठकें शुरू, बाजरा पौष्टिक फसल और सदाबहार फसल तिल। कपास बीज के बाजार नियंत्रित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। सरकार ने नए जीन संवर्धित ट्रेड पर पहले 5 वर्ष के लिए रॉयल्टी की सीमा बीटी कपास बीज की अधिकतम बिक्री कीमत की 10% तय कर दी है। 5 साल के बाद रॉयल्टी हर साल शुरुआत के स्तर से 10% घटेगी। अगर जीएम तकनीक निष्प्रभावी साबित होने लगेगी तो तकनीकी प्रदाता रॉयल्टी हासिल करने के लिए पात्र नहीं होगा। जीएम कपास बीज के लिए लाइसेंस की शर्तों पर एक अधिसूचना जारी करते हुए कृषि मंत्रालय ने नए जीएम ट्रेड के लिए अग्रिम फीस की सीमा 25 लाख रुपए तय कर दी है, जो 2 समान सालाना किश्तों में चुकाई जाएगी। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में मध्य प्रदेश के 17,857 ग्राम पंचायत में हुई ग्राम संसद में किसान सभा की गई। सभा में कृषि का वार्षिक प्लान तैयार किया गया। अभियान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 85,000 से अधिक ऋणी किसान लाभान्वित किए जाएंगे। किसान सभा में लगभग 19 लाख किसानों ने भाग लिया। ये जानकारी मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन ने दी। कृषि मंत्री श्री बिसेन ने बताया कि 14 अप्रैल से शुरू हुए अभियान के दौरान सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में किसान सभा के जरिए 79,970 फीड के अनुसार मिट्टी के नमूने लिए गए। अभियान में 22,914 सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। संकर बीज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभाओं में किसानों को जानकारी दी गई। साथ ही क्रॉप रोटेशन तथा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप के प्रयास किए गए। इससे अब किसान खरीफ वर्ष 2016 में 4,58,555 हेक्टेयर में उन फसलों को लेंगे जो उस खेत में नहीं ली जाती थीं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा रबी 2015-16 की समीक्षा एवं खरीफ 2016 के कार्यक्रम निर्धारण के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में संभागीय बैठकें गत 23 मई से प्रारंभ हो गई हैं। बैठकें 2 सत्रों में हो रही हैं। पहले सत्र में कृषि एवं सहकारिता विषय पर तथा दूसरे सत्र में उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन एवं डेयरी विषय पर चर्चा की जा रही है। कृषि विभाग के मुताबिक गत 23 मई को ग्वालियर, चंबल संभाग की बैठकें हो गईं तथा 25 मई को भोपाल, नर्मदापुरम संभाग की बैठक हुई। बाजरा एक पौष्टिक और सूखा सहनशील फसल है जो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पैदा की जाती है। खेत की तैयारी अन्य खरीफ फसलों की तरह ही करें। इसकी बुआई का उचित समय जून के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई प्रथम सप्ताह तक होता है। प्रदेश के लिए बाजरा की उपयुक्त जातियां JBH1, JBH2, JBV2, JBV3 तथा JBV4 आदि हैं। बीज का उपचार एप्रॉन 35 md की 6 ग्राम प्रति किलो बीज का करना चाहिए। 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए और कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौध से पौध 10 सेंटीमीटर और बीज 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर ही डालना उचित होता है। समय पर पौधों की छटाई करने से स्वस्थ पौधे मिलते हैं। इसमें नत्रजन 60 किलो, स्फुर 80 किलो और पोटाश 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए।
तिल सदाबहार फसल है। तिल सामान्य रूप से खरीफ, रबी और जायद में भी लगाई जा सकती है। खरीफ की तिल जुलाई में, रबी की अगस्त सितंबर में और जायद की फरवरी में भी लगाई जा सकती है। तिल लगाने के लिए खेत की तैयारी अच्छी तरह से करें। ऊबड़ खाबड़ खेत में बोनी नहीं करें। इसके उन्नत बीज में कंचन नंबर 32 एवं JT 21 प्रमुख हैं। तिल के बीज का उपचार 2 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज से करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 5 किलो बीज पर्याप्त होता है। तिल के साथ अंतर्वर्तीय फसल के रूप में एक कतार सोयाबीन या मूंग लगाने से अधिक आय हो सकती है। इसका ध्यान रखना चाहिए। इसमें नत्रजन 30 और स्फुर 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बाद में 10 किलो नत्रजन बोनी के 30 दिन और नत्रजन फूल अवस्था पर डालना चाहिए। साथ ही निंदाई गुड़ाई जरूरी कार्य समझकर करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थे खबरें खेती की। और चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मक्का के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। आगर में न्यूनतम भाव 1200 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। छिंदवाड़ा में न्यूनतम भाव 1340 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1387 रुपए प्रति क्विंटल। खरगोन में न्यूनतम भाव 1021 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1701 रुपए प्रति क्विंटल। सिंगरौली में न्यूनतम भाव 1325 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1350 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। सुजालपुर में न्यूनतम भाव 3700 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3960 रुपए प्रति क्विंटल। श्योपुर कला में न्यूनतम भाव 3730 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3980 रुपए प्रति क्विंटल। नीमच में न्यूनतम भाव 3700 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल। इटारसी में न्यूनतम भाव 3400 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3941 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। धार में न्यूनतम भाव 2660 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3966 रुपए प्रति क्विंटल। बीना में न्यूनतम भाव 3200 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3700 रुपए प्रति क्विंटल। नसरुल्लागंज में न्यूनतम भाव 3100 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3601 रुपए प्रति क्विंटल। नरसिंहगढ़ में न्यूनतम भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, बदलते मौसम का असर, इसका कहर जितना हम पर देखा जा सकता है, उतना ही पशु पक्षियों पर, पेड़ पौधों पर भी देखा जा सकता है। गर्मी का मौसम है और इस मौसम में हमें अपने पशु अधन का और अधिक रखरखाव करने की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी भी चूक भविष्य में एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। तो आइए जानते हैं कि इस मौसम में हमें अपने पशुओं की देखभाल किस प्रकार करनी है। हमें जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर PK शर्मा।
किसान भाइयों देखिए, ग्रीष्म ऋतु का मौसम है, ऐसे में तापमान जो है अपने चरम पर है और धूप इतनी बढ़ चुकी है कि गर्म हवाएं, लू चल रही है। ऐसे में हम हमारे पशु के स्वास्थ्य का किस प्रकार से ध्यान रखें ताकि वह जो है हमारी पशु जो है लू की चपेट में ना आ सकें। तो ऐसे में किसान भाई कुछ मुख्य बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप पशुओं के स्वास्थ्य को इस गर्मी के प्रभाव से बचा सकेंगे। सबसे पहली बात किसान भाइयों, देखिए आपकी जो गौशाला है जहाँ पर आपने अपने पशुओं को रखा है, ऐसे में जो गौशाला का प्रबंधन है वह ठीक होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँगा गौशाला के बनावट की, तो जहाँ तक सवाल है कई बार क्या होता है कि जो कच्ची गौशालाएं रहती हैं उनमें जो रूफ रहती है, मतलब जो छत रहती है हमारी गौशाला की, वह बहुत किसान भाई, पशुपालक भाई कम रख देते हैं उसकी हाइट जो है। और उसमें ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो लोहे की चादरें होती हैं वह भी जो है उसमें उपयोग में लाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हमारी रूफ जो छत है उसकी ऊंचाई कम होती है तो वह हमारे पशुओं के सीधे संपर्क में रहती है, और ऐसी तमतमाती धूप में जब चादरें जो है गर्म होती हैं तो उसका प्रभाव सीधा हमारे पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो ऐसे में जो है तपा की स्थिति बन सकती है। कई बार क्या होता है किसान भाई, वैसे तो हमारे किसान भाई आजकल बहुत अच्छे समझदार हैं, हर बात को ध्यान में रखते हुए गौशालाओं का निर्माण करते हैं, फिर भी मैं इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जहाँ तक संभव हो सके तो ये लोहे की चादरों को अवॉइड करें, मतलब इनको आप उपयोग में ना लाएं। इसी की जगह जो है एस्बेस्टॉस की जो चादर होती हैं उनका इस्तेमाल करें। और कम से कम जो रूफ है, कई बार किसान भाइयों को, मैं फील्ड में जाता हूँ पशुओं के उपचार हेतु, तो मैंने देखा है कि वो गौशालाएं जो है मेरे सर की हाइट की से थोड़ी ऊपर रहती हैं। मैं ये कहूँगा कि वो कम से कम 7-8 फीट होती हैं, जबकि इसकी जो आइडियल ऊंचाई है रूफ की वह जो है 12 से 14 फीट होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है किसान भाई इस बात पर विशेष ध्यान देंगे तो सीधा जो है धूप का प्रभाव, लू की चपेट में हमारे पशु नहीं आएंगे। यह तो रही गौशाला के बनावट की बात। और मैं चाहूँगा कि जैसे गौशाला है तो उसमें जो रोशनदान हैं, साथ ही साथ जो हवा का आवागमन है वह भी सुनिश्चित करें। क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब एक तरफ से हवा आए तो दूसरी तरफ से निकलने के लिए उसको खिड़की या जो भी माने रोशनदान है वह होना चाहिए। यानी हवा का आवागमन सुचारू रूप से सुनिश्चित हमें करना होगा ताकि उसको उचित रूप से जो है उसको हवा मिल सके। हवा जो है बहुत जीवनदायी चीज़ होती है और नितांत आवश्यक है हवा का प्रचुर मात्रा में हमारे पशु को मिलना। तो यह रही गौशाला के बनावट और हवा की बात। साथ ही साथ पशुओं के लिए इस समय पीने के लिए पानी की व्यवस्था आप सुनिश्चित करें। जहाँ तक हो सके तपा हुआ, जैसे हम नाद में पानी भर देते हैं, बाहर हमारी टंकी होती है उसमें पानी भरा रहता है, तो इस प्रकार से यदि गर्म पानी वो जानवर पिएगा तो उसको जो है पानी से तृप्ति नहीं मिलेगी। और गर्म पानी से मतलब जो उसका टेम्परेचर जो है, तापमान शरीर का बिल्कुल जो है संतुलित नहीं रहेगा। और जहाँ तक हो सके कि हम पानी पशु के लिए स्वच्छ जल जो है और ताज़ा पानी जहाँ तक हो सके यदि हम उसको पिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ खान पान की बात का सवाल भी माने इससे जुड़ा हुआ है। पशु के लिए माने गर्मियों के दिनों में भूखा नहीं रहना देने चाहिए। हम यदि पशु को लूज छोड़ते हैं, मतलब खुला उसको छोड़ते हैं, कई बार क्या होता है किसान भाई थोड़े समय के लिए उसको वैसे ही माने बगैर खिलाए पिलाए और वैसे ही हाँक देते हैं, हम आमतौर पर जो बात कहें छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो ऐसा हरगिज नहीं करें। किसान भाई उसको खिला पिला के, बढ़िया पानी पिला के ही उसको बाहर जहाँ तक हो सके, जैसे गौशाला की नियमित आपको साफ़ सफाई करनी है। ऐसे में पशु कहाँ जाएं, क्या करें, तो जब जो भी छायादार वृक्ष हों ऐसी जगह पर जो है पशु के लिए थोड़े समय के लिए हमको खुली जगह में छोड़ दें ताकि माने वह खुली हवा भी मिल जाएगी और आपकी गौशाला की सफाई भी हो जाएगी। किसान भाई जब बाहर पशु के लिए छोड़ देते हैं और हमारा पशु जो है सीधा जो है धूप के संपर्क में आता है और उसने खाना भी नहीं खाया है, पूरी तरह से पानी नहीं पिया है, तो ऐसे में जो है तपा की स्थिति, जिसको सनस्ट्रोक बोलते हैं, तपा की भयावह स्थिति होती है। तपा जब पशु के लिए लग जाता है, ऐसी गर्म लू चल रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि पशु के स्वास्थ्य पर बिल्कुल प्रतिकूल असर आएगा। पशु के लिए तापमान बढ़ जाएगा शरीर का,
पशु की मतलब बिल्कुल जब बुखार की स्थिति में पशु आ जाएगा तो खाना पीना पशु छोड़ देगा। कई बार ऐसी स्थिति में जब तपा ज़्यादा भयावह स्थिति में आ जाता है और तो पशु का जो है निश्चित रूप से किसी योग्य पशु चिकित्सक से चिकित्सा करानी ना भूलें। ऐसे में कई बार क्या होता है कि पशुपालक ऐसे देखते रहता है, अपने देसी नुस्खे देता है और वह तपा की स्थिति भी बहुत बुरी होती है। ऐसे में उसका उचित इलाज होना बहुत ज़रूरी है। पानी पिलाएं पशु के लिए और इसको जो भी जहाँ तक हो सके इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है ध्यान रखें। और साथ ही साथ यदि गर्म की चपेट में है तो पशु के लिए गीला फट्टा करके और पशु के शरीर पर पोंछा लगाएं सबसे पहले सूती कपड़े से, और उसके लिए माने जो फट्टा है टाट फट्टी है उसको गीला करके पशु के शरीर पर डाल दें। तो उससे क्या होगा कि तुरंत उसका तापमान नीचे गिर जाएगा और इस प्रकार की जो तपा की स्थिति बन गई है वह उससे निजात पशु पालेगा। साथ ही साथ आप योग्य पशु चिकित्सक से इलाज कराना कतई ना भूलें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों कहते हैं कि यदि सच्ची लगन और मेहनत से कार्य किया जाए तो सफलता अवश्य ही आपके कदम चूमती है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही सफल किसान से कराने जा रहे हैं जिन्होंने सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निश्चय से सफलता के नए सोपान गढ़े हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। अगर हमारे देश भारत को देखना और समझना है तो भारत के गांवों और खेतों, वहां की जीवन शैली और सांस्कृतिक परंपराओं को नजदीक से जानना बेहद जरूरी है। ये है उड़ीसा प्रांत के बौद्ध जनपद के हराभंगा ब्लॉक का भेजीमल गांव। भेजीमल गांव की दशा कुछ वक्त पहले तक काफी खराब थी। ऐसे में गांव के एक जागरूक किसान मनोज कुमार प्रधान ने गांव वालों को विकास और खुशहाली की एक नई राह दिखाई। मनोज कुमार प्रधान ने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया। बावजूद इसके उन्होंने खेती करने का फैसला किया। इस बात का उन्हें कोई अफसोस नहीं है कि वे इतना पढ़ने लिखने के बावजूद एक किसान हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद गांव में लोगों और पिताजी और सब लोग चाहते थे मैं नौकरी कर लूं। खुद का खेती बाड़ी है तो हम दूसरों का नौकरी क्यों करें। मनोज कुमार प्रधान ने खेती में अपने शिक्षित होने का भरपूर फायदा उठाया। वे जानते थे कि शिक्षित किसान बेहतर पैदावार ले सकता है, खेतों की अच्छी देखभाल कर सकता है। उन्होंने सर्टिफाइड सीड्स से धान की खेती शुरू की और यहीं से उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। इससे मनोज कुमार प्रधान की उपज लगभग 50 से 70% तक बढ़ गई। एक समझदार किसान की तरह मनोज कुमार ने तकनीक से रिश्ता जोड़ा और अपने विश्वास के पंखों को एक नया आकाश दिया।
मनोज कुमार प्रधान को अपने इस प्रयास में सफलता मिली। वो तरबूज के बीजों को खेतों में डालने की नई तकनीक विकसित करने में कामयाब रहे। इसका प्रयोग सबसे पहले उन्होंने अपने ही खेतों में किया। इस तरह मनोज कुमार प्रधान को अपने खेतों में इस्तेमाल की गई तरबूज की नई तकनीक से बहुत लाभ हुआ। परंपरागत तरीके से तरबूज की खेती में जो फल लगता था, अब उसका आकार भी बड़ा हो गया। ये यकीनन मनोज कुमार के लिए खुशी की बात थी। अपने आसपास के किसानों को सर्टिफाइड सीड्स से खेती करने के लिए उन्होंने समझाया। कितने ही किसान उनकी प्रेरणा से नई तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं और उनकी आर्थिक जिंदगी में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। मनोज कुमार प्रधान दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, एक महान नायक बन चुके हैं। उनके परिवार को भी उन पर गर्व है। परिवार के सदस्य उन्हें किसी डॉक्टर या इंजीनियर से कुछ कम नहीं समझते। आने वाला समय मनोज कुमार प्रधान और उन जैसे सभी किसानों का है। आज मनोज कुमार प्रधान बौद्ध जिला ही नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव हैं। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, ट्रेडिशनल तरीके का खेती छोड़कर नया नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और नया टेक्नोलॉजी करें। ज़्यादा फसल होगा तो ज़्यादा फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमारे इस कार्यक्रम को और किसानोपयोगी बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। किसान भाइयों, यह था हमारा आज का अंक। यदि आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ सवाल हैं, तो आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है www.krishidarshanbhopalmp@gmail.com। इसी के साथ हमारे ये कार्यक्रम आपको YouTube पर भी उपलब्ध हैं, जिसके लिए आपको टाइप करना होगा कृषि दर्शन भोपाल या कृषि दर्शन MP। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।